मैं ना पार्टी को धोखा देता हूँ ना इंसान को। अगर सतवीर को टिकट मिल जाती है तो क्या साथ दोगे आप? मेरे को लगता नहीं। एक तो जाति विशेष के इन्होंने पुतले फूंक दिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। कमलेश डांडा जी यहीं बैठी थी सोफे पे, भाई साहब मदद करो, हम बहन जरूर करेंगे। भाई कमलेश डांडा जी सज्जन सिंह ढोल का धन्यवाद करने के लिए भी नहीं पहुंचे, सच्चाई है। कारण क्या रहे? मेरा तो गांव खड़ा होके कहेगा कि आप चुनाव लड़ो तो मेरे को तो जहाँ खड़ा करेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो सबसे बढ़िया कार्यकाल आपको किसका नजर आया इस राजनीति में? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी तो आपको चाचा कहते हैं, चाचा भतीजे का बड़ा प्यार था, उस प्यार के बीच में सतवीर भाणा आ गए या बात कुछ और थी? आपने 2 सीटों से नॉमिनेशन भरे हैं, कलायत और पुंडरी, कितनी सच्चाई है? बंदे में दम होना चाहिए, 4 से भर लो। 20-20 हजार के ड्राफ्ट लगाने हैं। 9 में चौटाला साहब ने खुद कलायत भेजा था, मैंने नहीं मांगी थी। मैं जी पार्टी के साथ हूँ, आप पुंडरी कलायत किसी को लड़ाओ। चौटाला साहब ने पहले तो पुंडरी में मेहनत कराई, फिर मौके पे कह दिया रोड बिरादरी को टिकट देंगे। माजी फिर मेरी क्यों मेहनत कराई? मैंने तो आपसे टिकट नहीं मांगी। चोई अभय सिंह उनको आ सकते लोग, उनके साथ इज्जत करते हैं लोग चोई अभय सिंह के। कल MLA धुआं ढा दें असेंबली में। मैं तो विकास के लिए मजबूरी में खड़ा हुआ हूँ। 75 साल का हो रहा हूँ, कोई इतना लंबा चौड़ा शौक नहीं था। कभी उन्होंने जातिवाद की राजनीति नहीं करी, बदले की नहीं करी, बस एक ही सोच रहती। लेकिन हुड्डा साहब पे ये आरोप भी लगते हैं कि भाई जहाँ से रोहतक का बॉर्डर समाप्त हो जाता था वहाँ पाकिस्तान जैसे माहौल हो जाता था, उनके मुख से सज्जन सिंह ढोल का नाम ना आए तो उनका भाषण अधूरा रहता है। अगर टिकट कटती है आपकी कांग्रेस से, मेरे सिवाय सारी जेब में डाले फिर कैंडिडेट के, कह रहे हैं ना 100 की 100% हमारी है, कहते हैं ना, मैं तो नहीं कहीं कहता। सत्ता तो मैं देख कर आया हूँ, डायरेक्टर से मैंने इस्तीफा दिया, ना सलाम की भूख अपने को तो भाईचारे के बीच दिल लग रहा है अपना तो यहाँ। और जो जातिवाद की राजनीति करे, पुतले फूके, तो उम्मीद क्या करता है फिर? बिल्कुल। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय मैनुअल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है सज्जन सिंह ढोल, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ढोल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। आप धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सोनू जी पाई गाँव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ढोल साहब अगर बात करें, आपने तो पूरे हरियाणा की राजनीति को बड़ी बारीकी से देखा है, जब से हरियाणा के जो भी मुख्यमंत्री बने 66 के बाद, तो सबसे बढ़िया कार्यकाल आपको किसका नजर आया इस राजनीति में? मैं 71 में नौकरी ज्वाइन कर ली थी मैंने जी। चोई बंसीलाल का देखा, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे, ईमानदार थे, पूरी पकड़ थी उनको। जी। कभी गाड़ियों से चलते थे, मोस्टली हरियाणा में सड़कों का बुरा हाल होता था, वहीं खींच देते थे अफसरों को। आज मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में चलते हैं, जहाज़ों से, तो ज़मीनी हकीकत से दूर हो जाते हैं। तो उनका राज आज भी लोग याद करते हैं। उसके बाद चोई देवीलाल जी आए, उनके मन में गरीबों के और किसानों के प्रति बड़ा दर्द था। कभी कुर्सी को उन्होंने महत्व नहीं दिया और बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। 87 में आपको भी ध्यान होगा, शायद 90 में से 85 सीट आई थी। तो सबकी अपने अपनी अच्छाइयाँ थी, जितने भी राज आए। ज़्यादा मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, गुण अवगुण दोनों होते हैं हर एक इंसान में। तो CM भी अपने प्रयास करते हैं सारे यथासंभव। जो पीछे मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, 10 साल में ईमानदार जरूर कहलाए, लेकिन वो पकड़ नहीं थी हरियाणा में। 45% अब खेती से जुड़े हुए हैं जी। देश की आधी पॉपुलेशन गांव में रहती है, हरियाणा की भी। किसानों के प्रति कोई बढ़िया उनका सोच नहीं रही। बिजली लगा लो, MSP लगा लो, रेट मौके पे खरीद लगा लो, अनाज मंडी में, सब जगह किसान तंग रहे, रोजगार खत्म हो गए बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेटर पे पकड़ ना होने के कारण अपराध बहुत बढ़ गए। भ्रष्टाचार कहते हैं हम ख़त्म कर दें, कहाँ भ्रष्टाचार तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो बाकी वेस्टेज बढ़ी हुई सरकारी खजाने से। एक फुल पेज की ऐड आज भी डेली आती है। तो लोग तो विकास की राजनीति पसंद करते हैं आज के टाइम। हर एक को ऐसा माहौल मिले, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, जिसमें कानून व्यवस्था ठीक हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। और सबसे मार पड़ी है इसमें रोजगार पे और किसानों पे। ढोल साहब अगर मौजूदा स्थिति की बात करें हरियाणा की, कांग्रेस ने नॉमिनेशन भराए हैं सभी प्रत्याशियों के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं,
और जो आपके बारे में कहा जाता है, आपने 2 सीटों से नॉमिनेशन भरे हैं, कलायत और पुंडरी, कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, बंदे में दम होना चाहिए, 4 से भर लो। 20-20 हज़ार के ड्राफ्ट लगाने हैं। डॉक्टर साहब, ये नहीं लगता जब हम 2 किश्तियों में पाँव रखते हैं तो वो एक से भी हाथ धो बैठते हैं? ऐसे हाथ तो धो ही बैठे हैं, हमारी तो किश्ती पहले डूब ली 2 बार। जी। तो ऐसा कुछ नहीं, 2 किश्ती में रखते हैं। मेरे पाई हल्के से मैंने चुनाव लड़ा था 5 में। 9 में मेरी मेहनत चौटाला साहब ने करा दी थी कलायत। 29 गांव पाई के कलायत में चले गए। जी। मेरे 8 गांव हैं डुलों के कैथल जिले में, 5 गांव कलायत में चले गए, 3 पुंडरी से लग के। जी। तो कभी पॉलिटिकल हालात ऐसे रहे, कभी मेरे को कलायत भेज देते थे कि वहाँ से। मैंने टिकट नहीं मांगी थी आज से पहले कभी। जी। 5 में मांगी, ले आया था। 9 में चौटाला साहब ने खुद कलायत भेजा था, मैंने नहीं मांगी थी। मैं जी पार्टी के साथ हूँ, आप पुंडरी कलायत किसी को लड़ाओ। नहीं भाई, पार्टी के आदेश से मौके पे काट के यहाँ पुंडरी पकड़ा दी। और यहाँ पंचायती चोई सुल्तान सिंह उम्मीदवार हो गए थे, तो आपको पता है हालात क्या हो गए थे। 23,700 के करीब मेरे वोट आए थे, वो इधर ही की बेल्ट के थे ज़्यादा। और मेरे गांव से भी 10,105 वोट आए थे 10,600 में से। और 14 में चौटाला साहब ने पहले तो पुंडरी में मेहनत कराई, फिर मौके पे कह दिया रोड बिरादरी को टिकट देंगे। मुझे फिर मेरी क्यों मेहनत कराई, मैंने तो आपसे टिकट नहीं मांगी। फिर मैंने तंग आके पार्टी छोड़ दी। और मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया, मेरे ख्याल में हरियाणा में मैं पहला कैंडिडेट ऐसा था जो टिकट नहीं मांगता है, धक्के से बुला के टिकट देते, मेहनत कराते, बिना कारण काट देते थे। मैं ना पार्टी को धोखा देता हूँ ना इंसान को। जब 2 बार इस तरह से बेइज्जती हुई तो फिर तो मेरे जाने का अधिकार है। 14 में सुभाष चंद्रा जी हैं मेरे मित्र जी टीवी वाले, वो कहेंगे भाई साहब बीजेपी में आ जाओ, कलायत से तैयारी कर लो। टिकट भी लगभग फाइनल थी मेरी और जीत की तरफ था मैं। आखिरी रात एक नेता ने जाके वहाँ टिकट कटा दी और वहाँ दी गई धर्मपाल शर्मा जी को। और टिकट दिलाने वालों को भी शायद पता था कि ये जीतेगा नहीं। मैंने यहाँ 14 में गोलन साहब का साथ दिया, उनका दुर्भाग्य हार गए वो। तो और मेरे को 14 में बीजेपी कलायत से दे देते तो मैं भी जीत रहा था और गोलन भी जीत गए थे। यहाँ से 2 सीटें खराब करी, बाद में उन्होंने महसूस भी करा परवारी में। 19 में चोई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मेरे को घर से बुलाया, मैंने कोई टिकट नहीं मांगी कि कलायत में मेरे पास प्रत्याशी नहीं है, आप मेरे को सहयोग दो। मैं क्या, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप किसी को टिकट दो पाई, इधर पुंडरी से भी और कलायत से भी। उन्होंने कहा नहीं, आपका सहयोग चाहिए। मैंने वहाँ 1-1.5 साल मेहनत करी, मौके पे फिर नहीं टिकट थी। तो मेरे साथ तो इस तरह धोखा होता रहा। अब तंग आके, अब यहाँ पे देखो ना आप, हमारी बेल्ट में यहाँ 50,000 वोट हैं आपड़ी तक जी। MLA हम बनाते हैं, MLA बनने के बाद इधर कोई झांकता नहीं है। मैं तो विकास के लिए मजबूरी में खड़ा हुआ हूँ, 75 साल का हो रहा हूँ, कोई इतना लंबा चौड़ा शौक नहीं था जी। लेकिन कई बार समाज में आगे आना पड़ता है। तो जितनी मेरी पहचान पुंडरी में उतनी कलायत में। और भाई 2 जगह से अगर आदमी लड़ सकता है, कहीं से टिकट मिल जाए तो प्रयास तो करने चाहिए, इसमें बुराई क्या है। जैसे 2 जगह से डॉक्टर साहब आपने नॉमिनेशन भरा है, तो टिकट कहाँ से चाहते हो, कलायत से मिले या पुंडरी से मिले? सेफ कौन सी है? पहली चॉइस सेफ तो दोनों है मेरे लिए, तो जो मैं फील कर रहा हूं। फर्स्ट चॉइस मेरा गांव है पुंडरी में, मेरा ये है। पार्टी के कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, ये तो पार्टी ने देखना है, देंगे नहीं देंगे, कहाँ से देंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। इतनी बात पक्की है, दोनों हलकों में जो है ना पार्टी को बहुत फायदा रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे टिकट कट जाती है, मान लेते हैं 1%, दोनों जगह से टिकट कट जाती है, तो फिर क्या आप चुनाव लड़ोगे? ये मेरे गांव पे भाईचारे पे डिपेंड करता है। देखिए, राजनीति करनी है ना तो अपना घर ठीक होना चाहिए। मैंने ये भी कहा था पहले कि टिकट नहीं देंगे फिर आज़ाद लड़ूंगा। अब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली जी। और पार्टी के साथ भी बगावत करने में बड़ा बोझ पड़ता है दिमाग पे, पढ़े लिखा हूँ मैं। और मेरा तो गांव खड़ा होके कहेगा कि आप चुनाव लड़ो, तो मेरे को तो जहाँ खड़ा करेंगे मैं खड़ा हो जाऊँगा। और धक्के से मैं कहूँ कि नहीं मैंने चुनाव लड़ना है, फिर पीछे फौज नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है। तो जैसे भाईचारा कहेगा। 14,350 वोट हैं गाँव की, बाना भी है, रमाना भी है, करोड़ा है, मौके के हालात होंगे वो, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता।
जैसे डुल साहब पिछली बार की बात करें 2019 में आपने कमलेश डांडा की मदद की थी और वो आपकी मदद के बलबूते जीत भी हासिल की उन्होंने, लेकिन सुनने में आ रहा था कि भाई कमलेश डांडा जी सज्जन सिंह ढोल का धन्यवाद करने के लिए भी नहीं पहुंची। सच्चाई है। कारण क्या रही? ये तो उनकी अपनी सोच है। राजनीति में मतलब पतन बहुत आ गया, आप भी महसूस करते हैं। मेरे पास दिनेश जी आए थे 19 के इलेक्शन में जी। हाँ दिनेश जी, 15 साल में आप पहली दफ़ा मेरे घर आए हो, स्वागत है आपका। जी। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं विधायक बना होता, तो मैं खुद आपके घर जाता। भाई साहब हार जीत चलती रहती है, कोई सेवा बताया करो, दोनों मिल के चलेंगे, विकास कराएंगे। जी। तो ऐसी सोच रही नहीं, मैं क्या करूँ उसमें। कमलेश डांडा जी यहीं बैठी थी सोफे पे, भाई साहब मदद करो, माँ बहन जी जरूर करेंगे। मैं स्टेज पे भी गया, राजौंद भी खट्टर साहब आ रहे थे, वहाँ भी स्टेज गया, जितना मेरा था 2-4 पर्ची मैंने पूरी मदद करी। उसके बाद धन्यवाद के लिए मैंने फ़ोन करा, पीए ने उठाया, माँ भाई जब फ्री हूँ बात करा देना, उसके बाद आज बात होती है। तो लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए खड़ा हुआ हूँ मैं। खाज तो खुद मिटानी पड़ेगी, राज खाज खुद करना पड़ता है। चुटाने वाली बात है। और बस ढोल साहब, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी तो आपको चाचा कहते हैं, चाचा भतीजे का बड़ा प्यार था, उस प्यार के बीच में सतवीर भाना आ गए या बात कुछ और थी? मैं इस पे लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रणदीप सुरजेवाला जी से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, सम्मान करते हैं। अब सतवीर भी अपना लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, देखते हैं क्या होता है, किसको टिकट मिलेगी, वक्त बताएगा। जैसे कांग्रेस ने एक अभियान छेड़ रखा है, हरियाणा मांगे हिसाब, और बीजेपी के ऊपर पूछ रहे हैं ये प्रश्न। बीजेपी वाले कहते हैं पहले आप तो दे दो 17 सालों का हिसाब, हमसे 10 साल का हिसाब मांगने आगे। ऐसे जब इलेक्शन आते हैं जनता भी हिसाब मांगती है और पॉलिटिकल पार्टीज भी मांगती हैं। आप पत्रकार हैं, आप खुद देख लो पिछले 10 साल में हरियाणा में क्या तरक्की हुई और हुड्डा साहब के 10 साल से कंपेयर कर लो। मैं बिजली महकमे में डायरेक्टर था, जब हुड्डा साहब आए थे 5 में, तो हरियाणा में बिजली की बड़ी भारी शॉर्टेज थी, और 10 साल के बाद जब हुड्डा साहब गए हमारे पास सरप्लस बिजली थी। इस सरकार ने एक भी यूनिट लगाया हो 10 साल में, आप बता दो। न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में हुड्डा साहब के टाइम में मंजूर हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ वहाँ। और आज क्या हालत है, पाई में भी रात बिजली नहीं थी 4-5 घंटे, बड़ी भारी शॉर्टेज है। शहरों में गांव में कट लग रहे हैं, तो सरकार को तो प्लानिंग एडवांस में करनी चाहिए। पहले ट्यूबवेल फ्री कनेक्शन होते थे, आज लाखों रुपए किसानों को देने पड़ते हैं। मंडियाँ हैं वो बंद हैं, आम जनता का कर क्या रहे हैं। स्वायत्त जयंती मनाने के अपने बीजेपी वर्करों का भी ये लगाए रखते हैं सारे साल, झंडा दिवस है, जयंती है, दीनदयाल उपाध्याय जयंती है, गीता जयंती है, इनसे पेट नहीं भरता लोगों का। मंडियों में कौन सा अफसर या विधायक जाता है, मौके पे सीएम साहब घूमते हैं, कहीं बारदाना नहीं है, उठान नहीं होता, लाखों टन अनाज हमारा ख़राब हो जाता है। गेहूं के सीजन में सोलू माजरा किसान खड़े कर दिए, 2-2 दिन तक ट्रॉली लिए वहाँ खड़े रहे, मक्खी मच्छर में बुरा हाल, मतलब दुर्गति कर रखी है। सहायता तो क्या करनी है, आप तंग तो ना करो ना, कम से कम MSP नहीं देते ना दो, आप किसानों को तंग तो मत करो। आप 1 महीना जो है ना बिजली रात को देते रहे, जब पूरी ठंड का मौसम था दिसंबर में, 1 महीने के बाद सरकार जागी कि किसान तंग होते होंगे, चलो दिन में दे दें। ये तो सभी सरकारें ऐसी करती है। नहीं, सभी नहीं। पहले तो कांग्रेस का 10 साल का रास्ता था, बात किसानों को सुनो, हुड्डा साहब ने कभी जाति की राजनीति नहीं करी। हालांकि मैं तो हार गया था 5 में, लेकिन बैठा तो मैं भी हरियाणा में। कभी उन्होंने जातिवाद की राजनीति नहीं करी, बदले की नहीं करी, बस एक ही सोच रहती थी, विकास कराएं। मेट्रो कौन ले गया, आप ये बताओ। बाधागढ़ में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में किसकी देन थी? हुड्डा साहब की थी। इसके बाद 10 साल में इस सरकार ने कहा मेट्रो ले। थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको, लेकिन हुड्डा साहब पे ये आरोप भी लगते हैं कि भाई जहाँ से रोहतक का बॉर्डर समाप्त हो जाता था, वहाँ पाकिस्तान जैसे माहौल हो जाता था, जैसे पाकिस्तान है। और वही एक क्षेत्रवाद तक के आरोप लगते हैं उनके ऊपर, एक क्षेत्रवाद तक उन्होंने विकास किया है। गलत है। चारों तरफ हाईवे हैं, कोई हाईवे बीच में रोक देगा क्या? दिल्ली से चले चंडीगढ़ तक या रोहतक से चले वो हाईवे तो रोहतक से कहते हैं जींद आते ही नहीं, आप नहीं घूमते हैं। देखो ना कितना कि भाई ये रोहतक जींद फर्स्ट क्लास बन गया, 4 लेन। ठेकेदार बीच में भाग गया था, जो मेरी नॉलेज में है। हाईवे यहाँ से अपना कैथल जाओ, अम्बाला फर्स्ट क्लास है, करनाल फर्स्ट क्लास है, सारी जगह हाईवे बनते आ रहे हैं, और हाईवे से ही तरक्की होती है प्रदेश की। जी साहब, मेरा एक सवाल हो रहा आपसे। मान लेते हैं अगर टिकट नहीं मिलती, एक चौटाला परिवार के साथ भी आपका बड़ा प्यार प्रेम रहा है,
और ड्रेन से इधर कितना भी बड़ा नेता हो, ऐसा नहीं है कि भाई उनके मुख से सज्जन सिंह ढोल का नाम ना आए तो उनका भाषण अधूरा रहता है। अगर टिकट कटती है आपकी कांग्रेस से तो क्या एक गठबंधन भी आपके लिए विकल्प हो सकता है, इनेलो बीएसपी मेरे गठबंधन? को नहीं लगता, क्योंकि पार्टी का इनेलो का ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा भारी होल्ड होता था, आपको भी पता है। जब से परिवार के झगड़ा हुआ ना, तब से वर्कर भी बिछड़ गए बेचारे। और सारे हरियाणा में मैं देखता था, वर्कर था तो इनेलो के पास था, वर्कर अपनी जगह पे बेचारे खड़े रहे, लेकिन पारिवारिक झगड़े ने ना वर्करों को निराश कर दिया। अब दाएं बाएं अपनी जगह ढूंढते फिर रहे हैं। अब वो देखे ना, चोया अभय सिंह ने बड़ी मेहनत करी कुरुक्षेत्र में, माहौल भी अच्छा था, लेकिन लोगों ने बीजेपी को हराना था, सारी वोट झाड़ू वाले की तरफ सरक गई, हाँ। आम आदमी पार्टी की तरफ। चोया अभय सिंह उनको हरा सकते, लोग उनके साथ इज्जत करते हैं लोग चोया अभय सिंह के, कल MLA धुआं उठा दें असेंबली में, तो लेकिन अब वो बात बन नहीं पा रही है। लेकिन अभय सिंह तो आज भी एक बड़ा दावा करते हैं कि भाई किसानों की सच्ची लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ। लड़ी है, इसमें कोई शक भी नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी पूरी लड़ी, बीजेपी ने नहीं संभाल करी। आज भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, एक नेशनल हाईवे बंद है हमारा 4-5 महीने से, नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता था। क्यों नहीं सरकार जाके किसानों से बात जैसे करती? लोकसभा की बात करूँ तो 5 सीटें कांग्रेस को आई और 5 बीजेपी को आई हैं। हरियाणा की जनता में जब से चुनाव चला हुआ था ना ढुल साहब, एक बात थी मन में कि अगर ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की जगह हरियाणा में इनेलो होती तो शायद हम 10 की 10 सीटें ये गठबंधन जीतता। क्या लगता है आपको भी ऐसा? ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जिस बात की नॉलेज ना हो, हर एक हल्के का मेरे को समीकरण क्या पता है, तो उस पर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं मेरे लिए। ढुल साहब, आपका रोड मैप क्या है कल्याथ और कुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगर कहीं से भी आपको टिकट मिलती है, क्या क्या खामियां नजर आती है आपको मौजूदा दोनों हलकों में? ऐसा पहले तो टिकट मिल जाए, लोग बना लें, उसके बाद देखेंगे खामियां। तो आगे की ज़्यादा प्लानिंग मैं नहीं किया करता, ठीक है ना जी। अभी तक तो यही है, इलेक्शन नज़दीक है, टिकट देते हैं नहीं देते हैं मेरे को, आश्वस्त कितने हो अपने टिकट को लेकर के, क्योंकि आप हुड्डा खेमे में आते मेरे जवाब सारी जेब में डाले फिर हैं कैंडिडेट के। कह रहे हैं ना 100 की 100% हमारी है, कहते हैं ना, मैं तो नहीं कहीं कहता। मेरे को पता है किसी की जेब में नहीं है, ना कोई नेता आश्वस्त कर सकता है कि टिकट आपकी जाके लड़ लो। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें जाके फैसले होते हैं। कोई 100 कह ले, चाहे 1% कह ले, मिलेगी एक को तो उसका तो 100 का 100 हो गया, बाकी 0 हो गए। जी। तो किसी की टिकट नहीं है आज के टाइम में, ना मेरी है ना किसी और की। मौके पे फैसले होंगे। बाकी सर्वे जरूर चल रहा है, आपके कोशिश पार्टी की है कि ना तो कोई जातिवाद पे टिकट देंगे कि किसी जाति विशेष को दे दी चाहे सीट खो दें, नहीं, ना कोई सिफारिश मानेंगे नेता की। एक ही क्राइटेरिया होगा जो सीट निकाल सके, जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे। और ये प्रयास भी है पार्टी का, जो मैं सुनता हूँ, स्टेटमेंट्स भी क्लियर आ रही हैं। तो इतनी उम्मीद जरूर है। सर्वे में तो मैं मार खाता नहीं, ढंग से सर्वे हो गया तो आपको भी पता है, सर्वे में ठीक रहेगा अपना तो। सर्वे में ठीक रहेगा जी। हाँ, अंत में जो आपके साथी हैं बहुत से, एक इशारे पे आपके साथ चल देते हैं, जहाँ जिस ओर आप रुक करते हो ना उसी ओर वो चले जाते हैं, तो उनको लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे ढोल साहब? उनको यही कहना चाहता हूँ, देखो मेरे पास 20 साल हो गए, मेरे को 5 में मकान बना लिया था मैंने। मेरे पास देखो काम दुख सुख सबके लगे हुए हैं, लोग आते भी हैं कि जो है ना तेरी तो बतेरी चल है। मैं समझाता हूँ भाई कोई नहीं पूछता, कुर्सी को सलाम होता है। अगर चलानी है, विकास कराना है, दुख सुख के काम कराने हैं, तो अपने को बना लो पहले। उनको फिर मैं यही अपील करता हूँ कि वोट का इस्तेमाल आपसी द्वेष देख के ना करें। आपके गांव के लिए, हलके के लिए, प्रदेश के लिए क्या ठीक रहेगा, ये फैसला जनता ने करना है। बाकी आपको पता है सोनू जी, मैं तो मस्त हूँ, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, बना देंगे, सेवा कर देंगे। सत्ता तो मैं देख कर आया हूँ, डायरेक्टर से मैंने इस्तीफा दिया, ना सलाम की भूख अपने को तो। भाईचारे के बीच दिल लग रहा है अपना तो, यहाँ बनाएंगे, सेवा कर देंगे। नहीं तो फिर वोट सारी देने की जगह ही नहीं है, वोट किसको दें हम। मैं नहीं लड़ता, मैं तो ये भी कह रखा है कोई और अच्छा लगे और को लड़ा लो भाई, पाई बाना करोड़ा में से उठा लो, अजवाना में से किसी को भी मैं साथ हूँ, आवड़ी से लड़ा लो। कोई ये नहीं कि मैंने ही MLA बनना है, अपन साथ खड़े हैं, एक को खड़ा करो, आप बनाओ उसको। अगर सतवीर को टिकट मिल जाती है तो क्या साथ दोगे आप? मेरे को लगता नहीं,
दो कारण है। जी। एक तो जाति विशेष के इन्होंने पुतले फूंक दिए। कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, खास तौर पे जो पॉलिटिकल आदमी है। क्या जातिवाद है? ये सारे अपन भाई हैं, इंसान है हम सब। जी। और जो जातिवाद की राजनीति करे, पुतले फूके, तो उम्मीद क्या करता है फिर? बिल्कुल। लोग भी सब समझते हैं। दूसरी गलती ये करी कि मैंने, देखो लड़ने का मेरा भी अधिकार है, मैंने भी अनाउंस कर दिया भाई मैं भी कोशिश करूंगा। तो उसके बाद नेगेटिव राजनीति शुरू कर दी, मेरे को टारगेट बना लिया। अपनी वोट सभी कैंडिडेट अपनी अपनी मांगे, अपना अपना प्रचार करें। अब जितने कैंडिडेट हैं पुंडी से सबसे अच्छे संबंध हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। तो ये नेगेटिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। फेसबुक पे भी मेरे पीछे लग के जा रहे, क्या फर्क पड़ता, हाथी तो मस्त होकर चलता रहता है। आजकल लड़ाई भी सोशल मीडिया की ज़्यादा रहेगी ढोल साहब। अच्छा, खाली बैठे हैं बच्चे, रोजगार रहा नहीं। जिसके हाथ में देख लो मोबाइल फोन है बच्चों, सारा दिन इसमें। हम तो देख भी नहीं पाते, चाहे सारा दिन फुर्सत ना मिले। एक और मैं ले लेता हूँ ढोल साहब, जैसे बीजेपी एक बड़ा ढिंढोरा पीटती है, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी हैं, आपने तो बहुत सारी सत्ताएं देखी है, क्या वास्तव में हुआ है इस सरकार में पारदर्शी भर्ती हुई है? मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं था ना पिछली सरकार में आके मैंने पैसे दिए और नौकरी लगा। तो जब तक किसी का कोई कंक्रीट बात ना हो ना, तब तक कमेंट नहीं करना चाहिए। इतना जरूर है, कौशल विभाग इन्होंने बनाया, किस लिए बनाया आप समझ सकते हो। पहले अफसर डीसी रेट पे जब जरूरत पड़ती लगा लेते थे लोकल, पॉलिटिशियन भी अपने भर्ती करा लेते थे डीसी रेट पे, भाई 2-4 बच्चे लगा दो। अब इन्होंने, सरकार ने सारा कंसंट्रेट कर ली पावर कि अपने आदमी लगा लेंगे हम। उद्देश्य तो यही था ना। वहाँ भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया। 1-2 साल पहले एमडी के खिलाफ IAS थे, FIR हुई। पीछे कौशल विभाग का सारा स्टाफ बदला गया, भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूरा माफिया था वहाँ, याद होगा आपको। पूरी रेड पड़ी, उनको पकड़ा, तो फिर पैसा तो चल ही रहा है ना, कहीं ना चलता है, हर सरकार में चलता है लगभग। जैसे थोड़ा सा एक और मैं लास्ट में ले लेता हूँ, ये फूट बड़ी सामने नज़र आती है बड़े नेताओं की कांग्रेस पार्टी में। ये कहते हैं कि भाई ये बीजेपी को हराने के लिए नहीं, ये तो एक दूसरे की हराने के लिए कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं कांग्रेस के। क्योंकि किसी भी सीट पे जाओगे तो 10-10, 15-15 प्रत्याशी है और टिक है, मिलनी एक को है, नहीं बाकी जो बचते हैं वो अपनी देसी भाषा में कह देंगे कि भाई गोभी खोदने का ही काम करेंगे। अच्छा, सत्ता की लड़ाई तो अपने सैकड़ों सालों से चली आ रही। गद्दी के लिए भाई भाई को मारते थे, पुराने जमाने से है सत्ता की लड़ाई। कांग्रेस में नहीं, हर एक पार्टी में एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। ये हमारा हाल है प्रत्याशियों का कि मैं निकल जाऊं, मेरे कोई टिकट मिले। तो पार्टी से समर्पित जो लोग हैं ना, वो तो बेचारे लगे हुए हैं। नुकसान उनको होता है, उन वर्कर्स को जो पार्टी से समर्पित हैं, जिन्हें टिकट नहीं चाहिए। वो चाहते हैं हमारे हल्के का, हाँ नहीं, हमारे हल्के का MLA बने, हमारी पार्टी का, सत्ता में हमारा भी हिस्सा हो। लेकिन टिकटार्थियों की लड़ाई में आपस में नुकसान जो है ना वर्कर का होता है। धन्यवाद ढोल साहब बातचीत के। तो ये थे सज्जन सिंह ढोल जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।